एक सेकेंड का बस। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कि पिछली बार जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें अभी किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो आज अभी पूछ ले, क्योंकि अगर वो चीज अगर छूट जाएगी तो फिर अब बाद में आप समझ नहीं पाओगे उस कॉन्सेप्ट को। अगर अभी किसी का भी कोई भी डाउट है तो अभी क्वेश्चन कर ले यहाँ पर। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, बेसिकली आज की जो लेक्चर है उसमें हम एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे बाकी चीजों से, और उस वर्ड का नाम है इनडिफरेंस। आप जब भी इस वर्ड को सुनते हो, और आपने बहुत सारी मटीरियल मेडिका पढ़ी होंगी, बहुत सारी रिपोर्टरीज को देखा होगा, रूब्रिक्स को देखा होगा, तो ये एक वर्ड आप बहुत जगह पे, बहुत रूब्रिक्स के फॉर्म में और बहुत ज्यादा मटीरियल मेडिका में, अलग अलग मेडिसिन में आप पढ़ते हैं कि इनडिफरेंस। तो ये इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ये जो वर्ड हम मटीरियल में पढ़ते हैं इनडिफरेंस, थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनडिफरेंस से आप समझते क्या हो, या बेसिक मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस क्या है जब हम मटीरियल में अपनी इसको पढ़ते हैं? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और सर उसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सर लाइक सीपिया में इंडिफरेंस मतलब कि जिन लोगों से वो पहले बहुत ज्यादा लगाव करके उन्हीं से ही वो इरिटेट होने लगती है। सीपिया का इंडिफरेंस, ओके। डायरेक्ट। चलो, अगर तुमने सीपिया का नाम लिया है तो तुम ये बता सकते हो या आप लोग को बताएंगे कि इनडिफरेंस जब आप पढ़ते हो तो टॉप कौन कौन सी रेमेडी आपके दिमाग में तुरंत आती है कि हाँ, इनडिफरेंस में ये रेमेडीज हैं, हमने पढ़ी हुई है। एक सीपिया आपने बोला, और कोई बताएगा और कौन कौन सी रेमेडीज दिमाग में आती है जिसमें इतना प्रोफाउंड इनडिफरेंस हो? पहले रेमेडी पूछते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि इनडिफरेंस होता क्या है। जो आप लोग ने कहा वो कहीं ना कहीं सही है अपनी जगह पे, उसी के अलग अलग शेड्स हैं मीनिंग के। कोई बताएगा सीपिया के अलावा और कौन सी दवाइयां होती हैं इनडिफरेंस में? बस एक सीपीआई पड़ी है इनडिफरेंस में? रेपर्टरी वाले तो मेरे ख्याल से और दवाइयां जानते होंगे। सो नाट्रम्यूर, इग्निशिया। मैट्रम्योर, इग्निशिया। प्लैटिना में भी होता है। लैटिना में भी होता है, ठीक है। तो आज जो हम दवाई पढ़ने वाले हैं उसको आपने टाइटल तो अभी देख ही लिया होगा, फॉस्फोरिक एसिड। किसी ने फॉस्फोरिक एसिड के इनडिफरेंस के बारे में पढ़ा है, या किसी ने ये जाना है कि क्या फॉस्फोरिक एसिड में इनडिफरेंस जो हम कहते हैं वो इंपॉर्टेंस रखता है या मिलता है या नहीं मिलता है? इनडिफरेंस जब आप पढ़ोगे, इनडिफरेंस वर्ड की एटिमोलॉजी पे जाओगे तो इन अलग और डिफरेंट अलग इंग्लिश वर्ड से निकला है, और जो डिफरेंट है ना वो एक तरीके से न्यूट्रल स्टांस को आपके डिनोट करता है। अब ये न्यूट्रल स्टांस का क्या मतलब है कि अब जिंदगी में जो भी हो रहा है वो चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मुझे किसी से भी कुछ मतलब नहीं। कोई भी सरकमस्टेंस, कोई भी लाइफ इवेंट, कोई भी बेसिक एवरीडे जो हम बोलते हैं ना, चोर्स बोलते हैं जो हम लोग करते हैं, अगर उसमें कुछ भी हो रहा है वो चाहे मुझे अच्छी तरीके से अफेक्ट कर रहा हो
इन अ पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिवली इन अ बैड वे इफेक्ट कर रहा हो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। एक एपैथेटिक टाइप की स्टेट आ गई है, एपैथी बोलते हैं जिसको, कि अब जो हो रहा है होने दो, मुझे कुछ किसी चीज से, किसी काम से, किसी इवेंट से कोई मतलब नहीं है। एक न्यूट्रल स्टांस ले लिया है मैंने अपनी लाइफ में, अब चाहे लाइफ इधर जाए चाहे उधर जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके का इनडिफरेंस हमें फॉस्फोरिक एसिड में देखने को मिलता है। और अगर आप लोग फॉस्फोरिक एसिड को आप पढ़ते हो तो जनरली आप पढ़ते हो सेक्सुअल कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, या जनरली आप एसिड ग्रुप को लेते हुए आप पढ़ते हो वीकनेस के बारे में, इसकी इन सब चीजों के बारे में। पर अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड की कोर जाननी है, अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड का एसेंस जानना है ना, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ये इनडिफरेंस कैसा होता है, पहली बात। और होता है तो ये किस वजह से होता है, कारण क्या है। जब भी आप किसी दवाई का एक एसेंस पढ़ते हैं, या बेसिक रेड स्ट्रैंड बोल लीजिए, सेंट्रल सिम्टम बोल लीजिए, या जीनियस बोल लीजिए किसी भी दवाई का, तो आपको उसमें 2-3 चीजें इंक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये दवाई का ये सेंट्रल स्टैंड है, पहली बात तो, और है तो क्यों है, और क्या चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो इस सेंट्रल स्टैंड को बाहर निकाल के लाती हैं हमारे अंदर से। और जब हम केस टेकिंग लेते हैं तो हम ये सेंट्रल स्टैंड तो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, पर हमें ये कम पता चल पाता है कि ये किस कारण की वजह से हमें आ रहा है। और अगर सेंट्रल स्टैंड मिल गया तो वो कई रेमेडीज में हो सकता है। अब आप इन डिफरेंस देखने जाओगे तो आपने अलग अलग दवाइयां बताई, ऐसे ही आप अगर इसका रूब्रिक सर्च करोगे, रेपर्टाइजेशन करोगे, तो आपको इन डिफरेंस रूब्रिक पे बहुत सारी दवाइयां मिलेंगी फर्स्ट ग्रेड में। स्टैफ भी मिलेगी, फॉस्फोरस मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगी, नाइट्रम म्योर मिलेगी, इग्निशिया मिलेगी। तो आपको कैसे ये पता चलेगा कि मुझे इस वाले इंडिफरेंस जो मेरे केस में मिल रहा है उसमें स्टैफ देनी है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड देनी है, या उसमें कौन सी दवाई देनी है। आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इसके और बैकग्राउंड में जाओगे और आप पता करोगे ये जो इनडिफरेंस की स्टेट हमारी पेशेंट में आई है, ये कहां से आई है, कहां से पनप रही है, व्हाट इज द सॉइल फ्रॉम विच इट हैज डेवलप्ड। और इसी वजह से हमें कॉज एंड इफेक्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में खासकर, कि हम इफेक्ट तो हमने पता कर लिया, व्हाट इज द कॉज फॉर इट। और जब ये कॉज एंड इफेक्ट का एक एमेलगमेशन मिलता है ना, एक चेन मिलती है ना जो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करती है, तो हम जो रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसका इंपॉर्टेंस अपने आप डबल फोल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप मटीरिया मेडिका उठाते हैं, आप अब ये इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप अपनी किताब उठा के पढ़ रहे हैं तो आपको ये कैसे देखने को मिलेगा, या मैं आप लोग बहुत बार सवाल करते हो कैसे मटीरिया पढ़ी जाए। आप कभी भी किसी भी मटीरिया को उठाते हैं तो आप देखिए एक सेंट्रल थीम क्या है जो हर मटीरिया में वो बनी हुई है लगातार। अगर हम बेसिक मटीरियल्स उठा के देखते हैं जो हम बोलते हैं की नोट टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका, उसके रेफरेंस में मैं आपको आज दिखाता हूं सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड का, और बाकी मटीरिया में आप जाके खुद देखिएगा। बेसिकली पहले एक इंट्रोडक्शन हम ये जान लेते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड वाज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हनीमैन, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड हनीमैन ने प्रूव करी है ये दोनों मटीरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज दोनों में मेंशन करी है। और अगर दोनों में मेंशन करी है तो आपको इससे एक बात पता चलती है कि इसका जो पार्ट है मटीरिया मेडिका प्यूरा में, तब क्रॉनिक डिजीज का कॉन्सेप्ट, माइजम का कॉन्सेप्ट हनीमैन को उतना नहीं अच्छे से पता था, तो उस समय पे ये अक्यूट फेज के लिए बहुत अच्छा काम करती थी फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जब हनीमैन को क्रॉनिक डिजीज का माइजमेटिक कॉन्सेप्ट समझ में आया और फिर उन्होंने दवाइयों की लिस्ट बनाई जो स्पेशल 48 रेमेडीज होती हैं हनीमैन की, जो एंटीस्टोरिक रेमेडीज हैं, तो वहां पर उन्होंने फॉस्फोरिक एसिड को फिर से मेंशन किया। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई क्रॉनिक माइजमेटिक प्रीपोंडरेंस, कोई क्रॉनिक माइजमेटिक लेयर लेके पेशेंट आ रहा है तो उसको भी हटाने की कैपेबिलिटी हमारी ये दवाई फॉस्फोरिक एसिड रखती है। अब डॉक्टर राशिद सर ने मुझे एक बार फॉस्फोरिक एसिड जब पढ़ाई थी तब ये बताया था कि हम पढ़ते हैं जनरली ग्रुप वाइज, अगर एसिड हो गई, कार्बन ग्रुप हो गया, या हमारा ओफिडिया ग्रुप हो गया, कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पर सर ये कहते हैं, और ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है उन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और कई स्टॉलवर्ड्स ऐसा कहते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड इज लेस लाइक एन एसिड एंड मोर लाइक फॉस्फोरस इन इटसेल्फ। और इसी वजह से एसिड फॉस नहीं, फॉस्फोरिक एसिड बोलना सर को पसंद है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस वाला जो पार्ट है ना फॉस्फोरिक एसिड का, वो ज्यादा प्रीपोंडरेंस रखता है देन द एसिड पार्ट।
अब ये तो एक बेसिक बात हो गई, इसको हम आगे और डील करेंगे इस चीज को लेके कि फास्फोरस पार्ट कैसे मिलता है हमारे फास्फोरिक एसिड में। अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये इनडिफरेंस वाला, ये सेंट्रल थीम जो चलती चली आ रही है हमारी कीनोट मटीरिया मेडिकास में, इसको हम देखते हैं। एलन कीनोट अगर आप खोलेंगे अपनी किताब तो उसमें आप ये लिखा पाएंगे कि इज लिस्टलेस, एपैथेटिक, indifferent to the affairs of life, prostrated and stupefied with grief to those things that used to be most interest, especially if there be debility and emaciation. जो चीजें, ये खासकर ये लाइन, टू दोज थिंग्स जो उसको पहले बहुत इंटरेस्ट करती थी, अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। पहले उसको अच्छाई बुराई का फर्क पता चलता था, अच्छाई बुराई से फर्क पड़ता था, पर अब जो स्टेट है उसकी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक न्यूट्रल स्टैंस आ गया है लाइफ का, इनडिफरेंट टू ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ। यही आप पढ़ेंगे अगर की नोट्स जो बुक आती है, रेड लाइन सिम्टम्स बुक आती है एडोल्फ फॉन लिपिक, तो उसमें आप ये बहुत ही मार्क्ड पाएंगे कि वांट्स नथिंग एंड केयर्स फॉर नथिंग। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि ना कुछ चाहिए, ना किसी चीज से कोई मतलब है इसको। इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, सीपिया जो आपने मेंशन करा था, ये उसमें आती है। इनडिफरेंट टू दोज थिंग दैट यूज्ड टू इंटरेस्ट हर मोस्ट। अब आप देखिए, ये यहां भी लिखा हुआ है, ये कॉमन, ये यहां भी लिखा हुआ है, और दोनों की नोट है मटीरिया मेडिका के टाइप, दोनों रेड लाइन सिम्टम्स बताते हैं, दोनों वही सिम्टम बताते हैं हमारी वास्ट मटीरिया मेडिका में, जिसमें 800, 1000, 2000 सिम्टम होते हैं जो कि प्रिस्क्राइबिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी में नेक्स्ट आप देखोगे, अगर की नोट्स टू द मटीरिया मेडिका जो कि गरेंसन लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि अ मोस्ट मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द मेंटल कंडीशन विच इज अ कंप्लीट इनडिफरेंस टू एवरीथिंग। अगर सबसे मार्क्ड कोई मेंटल कंडीशन मिलती है फॉस्फोरिक एसिड में, तो वो यही इनडिफरेंस है। इट इज नॉट अ सुपोरस, डिलीरियस और इरिटेबल कंडीशन, बट सिंपली एन इनडिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड टू ऑल थिंग्स। ये एक टेम्पररी सिचुएशन नहीं है कि अभी मैं किसी चीज से इरिटेट हो रहा हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मैं डिलीरियस टाइप और डिलीरियम टाइप ऑफ स्टेट में हूं तो मुझे आसपास मेरे क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये ऐसी टेम्पररी चीज नहीं है इसका इंडिफरेंस। ये कहते हैं कि इसका इंडिफरेंस इतना डीप रूटेड है, इतना डीप सीटेड है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। और ये आपको अलग अलग तरीकों की सिम्टोमेटोलॉजी में मैनिफेस्ट होते दिखता है। Patient does not want anything nor to speak, shows no interest in the outside world, etc. This indifference may occur in any disease, in fevers of very low type, etc. किसी भी प्रकार की डिजीज हो, अगर पेशेंट में एक इनडिफरेंस का डीप सीटेड कॉज, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक इवेंट मिल रहा हो कि उसके बाद से ये इनडिफरेंस मेंटेन्ड है और चलता चला आ रहा है और अब बहुत प्रोफाउंड हो चुका है, तो आपका दिमाग फॉस्फोरिक एसिड के टुवर्ड्स जरूर जाना चाहिए। जाता हमारा सीपिया के टुवर्ड्स है, नाट्रम म्योर जाता है, इग्निशिया जाता है, पर हम फॉस्फोरिक एसिड को उतना इंपॉर्टेंट या उतना ऊपर रखते ही नहीं है इंडिफरेंस में। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको रखना चाहिए और मैं उसके रीजंस दूंगा। अब इसी चीज को मैं 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी मटीरिया मेडिकाज है की नोट में, उसमें आपको दिखा रहा हूं। अगर आप नैश में भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये मिलेगा। लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेमेडी इज ही लाइज इन अ स्टूपर और इन अ स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस ऑफ ऑल थिंग इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, बट व्हेन अराउज्ड इज फुली कॉन्शियस। अब आप इस चीज को उससे रिलेट करिए कि ये इनडिफरेंस मुझे को मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में तो मिल रहा है, पर अगर बीमारी होगी जिसमें इस तरीके की स्टेट आती है, खासकर टाइफाइड जैसे फीवर के बाद या मलेरिया जैसे फीवर के बाद, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें वो जब उससे क्वेश्चन पूछो तो अराउज होके बोलेगा, नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं है आसपास क्या चल रहा है। This is phosphoric acid in its degree as found in typhoid fever, in which it is one of our best remedies. But it is not alone here that the sensorial depression appears. अब देखिए, उसी चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं कि सिर्फ इसी कंडीशन में अगर ऐसा है तो वो फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, वो बोल रहे हैं। बिटवीन द लाइंस मटीरिया मेडिका को समझिए। It may be found in a lesser degree in the results of depressing emotion like grief at the loss of friend, lover, property or position, and the effect seems to be even deeper rooted than in those cases which call for ignitia. आपका दिमाग इग्निशिया पे भी जाता है, लेकेसिस पे भी जाता है, पर यहां पर क्या बोल रहे हैं नैश कि एक डीपर रूटेड कॉज है यहां पर।
यहाँ पर उतना सुपरफिशियल काइंड ऑफ इंडिफरेंस नहीं है, ये एक डीप रूटेड कॉज है यहाँ पर इंडिफरेंस का, और इसीलिए यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। द सब्जेक्ट सीम्स स्टूपिफाइड विद ग्रीफ। अगर आप स्टूपिफाइड का मतलब देखेंगे, एटिमोलॉजी देखेंगे, तो उसका बेसिक मीनिंग होता है बी स्ट्रक सेंसलेस। अब कोई भी वो नहीं है कि सेंस नहीं है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं या ये करूं या वो करूं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब रखना नहीं चाहता हूं, ना मुझे किसी चीज से कोई मतलब रखना है। इस काइंड की कंडीशन आ जाती है हमारी फॉस्फोरिक एसिड में। अब ये एक सेंट्रल थीम दिखी आपको, 4 बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कीनोट मटीरिया मेडिकास में। तो अब क्वेश्चन अराउज होता है कि ये क्यों है कंडीशन, या ये कहां से पनप रही है, ये कहां से आ रही है। इसका एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर रूब्रिक्स के थ्रू देने की कोशिश करी है कि आपने इनडिफरेंस का रूब्रिक तो आप पढ़ते ही हो, अब ये इनडिफरेंस और कैसे मैनिफेस्ट करता है पेशेंट के अंदर। तो आप देखेंगे आंसर्स, जब वो बात करोगे आप किसी पेशेंट से, तो वो किस तरीके के जवाब दे रहा है, उससे भी पकड़ में आता है ये चीजें। जैसे कि आंसर्स अवर्जन टू, अब्रप्टली, शॉर्टली, कर्टली, इनकरेक्टली, इररेलेवेंटली, मोनोसिलेबल्स में। एक अगर कुछ पूछोगे, इतना लंबा सा क्वेश्चन किया, हाँ, इतना लंबा सा आपने सर्कमस्टेंस बताया, क्वेश्चन किया ना, बस इतना आंसर करेगा। रिफ्यूजेस टू, स्लोली, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये स्पीच इसकी मोनोसिलेबलिक है, ये आपको वही इनडिफरेंस शो कर रहा है, ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है कि मुझे इतनी न्यूट्रल स्टेट में मैं आ चुका हूं, इतना एक तरीके से फर्क नहीं पड़ता है अब मुझे, कि आप जो पूछोगे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आंसर देने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, कुछ भी मतलब नहीं है मुझे। और ये उसकी बातों से, ये उसके आंसर से भी आप पकड़ सकते हो। इसी वजह से रेपर्टरी में, इन रूब्रिक्स में फास्फोरिक एसिड को इंपॉर्टेंस दी गई है, और एक नहीं, इतने सारे रूब्रिक्स में। अब एक क्वेश्चन या एक थॉट जो आता है हमारे दिमाग में इतना इंडिफरेंस 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 सुनने के बाद, कि व्हाई इज देयर सच परसिस्टेंट इंडिफरेंस, कि इस तरीके का परसिस्टेंट इंडिफरेंस क्यों रह रहा है। आप लोग में से कोई बताएगा कि आप लोग ने कभी पढ़ा हो, या क्यों होता है फास्फोरिक एसिड में ऐसा इंडिफरेंस, या क्या कारण हो सकते हैं इस तरीके के इंडिफरेंस को आने के लिए, या एक पेशेंट के अंदर मिलेगा तो व्हाट विल बी इन द पास्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ। आप किस तरीके से इंक्वायर कर सकते हो, कोई बताएगा इस पे। बेसिक इसको केसिकिंग की तरह देखो, तुम्हारे पास पेशेंट आया, अब वो नहीं आंसर दे रहा, वो जो पिछला हमने पढ़ा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और आपको उसका डिमीनर देख के ऐसा फील हो रहा है कि इसको तो कोई मतलब ही नहीं है यार, ये दिखाने भी क्यों आया है। और ज्यादातर ऐसा होगा कि ऐसे लोग को दिखाने के लिए भी इनके रिश्तेदार लेके आएंगे, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है दिखाने के लिए भी। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा केस टेकिंग में, क्योंकि अगर केस टेकिंग में नेक्स्ट स्टेप नहीं पता होगा तो फिर आप कॉज के टूवर्ड्स नहीं जा पाएंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये मुझे फीलिंग मिल गई, ये मैंने पिकअप कर ली, मैंने लिख ली +3 में, बहुत अच्छी बात करी मैंने, पर अब मुझे इस फीलिंग का कॉज जानने के लिए जानना है, और उसके लिए मुझे पास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इस इमोशन के डेवलपमेंट का, कौन सा वो समय था उसकी लाइफ में कि ये पहली बार इस तरीके से फील किया, और उसके बाद ये कंपाउंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और आज इस स्टेट में आ गया। तो ये जो सीढ़ियां है ना, इसको कनेक्ट करने का काम आपको करना है एज अ फिजिशियन। पास्ट हिस्ट्री में जाके, उसकी प्रेजेंटिंग इलनेस की पास्ट हिस्ट्री में जाके पता करो कि कब से उसको दिक्कत है और क्यों है, क्या हुआ है ऐसा उसकी लाइफ में। अगर आप में से कोई बोरिक, मैंने आपसे बोला था बोरिक मटीरिया मेडिकल लेके आने को, आप में से कोई बोरिक मटीरिया मेडिकल आया है तो उसमें एक बार देखना खोल के, फॉस्फोरिक एसिड में शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि लिखा होगा कि मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं ना वो पहले आते हैं और फिजिकल सिम्टम्स बाद में आते हैं, या मेंटल सिम्टम्स प्रोमिनेंट है और फिजिकल कम उससे थोड़ा, या इसका कनेक्शन ऐसा है कि पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। तो जब फॉस्फोरिक एसिड आप पढ़ रहे हो या फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट के बारे में आप सोच रहे हो,
तो आप ये सोचिए कि जब फॉस्फोरिक एसिड इंडिफरेंस लेके आएगा तो उसके साथ कई मेंटल सिम्टम्स एस्पेक्ट्स लेके आएगा आपके पास, और आपको उसके थ्रू उसके फिजिकल सोमा पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप एलन कीनोट्स की पहली लाइन पढ़ेंगे तो एलन कीनोट्स अपनी पहली लाइन में ही डिफाइन करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन: बेस्ट suited to persons of originally strong constitution who have become debilitated by loss of vital fluids, sexual excess, violent acute diseases, chagrin, or a long succession of moral emotion as grief, care, disappointed affection. अब एक बात समझिए, यहां पर एलन दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं कि ये जो पेशेंट है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये ओरिजिनली कैसा होता है जब बीमार नहीं है, जब उसको डिजीज नहीं है, उसके पहले कैसा होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत ही वेल बिल्डअप होता है, रैपिड ग्रोइंग। आप पढ़ोगे रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन में कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब और फॉस्फोरस ट्यूबरकुलाइनम के साथ फॉस्फोरिक एसिड भी आता है। अब ये रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का चिल्ड्रन है, तो ऐसा क्या हुआ कि आज ये इस इनडिफरेंट स्टेट में आ चुका है। ये जो हुआ वो ये कारण जो है जो एलन यहां पर लिख रहे हैं कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड का केस लेने बैठेंगे, कोई मेल पेशेंट है तो उसके केस में आपको हिस्ट्री मिलेगी मास्टरबेशन की, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन। इतना कि अब उस कंडीशन की वजह से आज ये स्टेट डेवलप हो गई है। वायलेंट अक्यूट डिजीज, टाइफॉइड हुआ, इतना भयंकर हुआ, या कोई ऐसी अक्यूट डिजीज हुई जो इतनी भयंकर हुई कि अब तक वो परेशानी चलती चली आ रही है और तब से वो डेवलप हो गई है। कुछ ना कुछ उसके बाद से लगा हुआ है। नेवर वेल सिंस वाली कंडीशन जो हम पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में। शैग्रिन या लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मॉरल इमोशन। अब इस लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मॉरल इमोशंस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, अभी हम पहले वाला पार्ट कवर करते हैं इसका, जो कि इसकी सेक्सुअलिटी से, इसके मास्टरबेशन की टेंडेंसी से, इसके सेक्सुअल एक्सेस होने की टेंडेंसी पे हम आते हैं। पहले बोरिक कहते हैं कि अ कंजीनियल सॉइल फॉर द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन यंग पीपल हु ग्रोज रैपिडली। अब देखिए, यंग पीपल, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रोज रैपिडली, बट बाद में क्या हुआ, who are overtaxed mentally और physically। और जब आप overtaxed mentally और physically की बात करते हैं तब यहां पर आता है कि what are the ailments that phosphoric acid is prone to। क्या वो ailments हैं, क्या वो परेशानियां हैं जिससे फॉस्फोरिक एसिड बनता है आगे जाके। और अगर आप ailments की बात करेंगे तो इसको फिजिकल और मेंटल्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो टॉप 3 फिजिकल एलिमेंट्स जो फॉस्फोरिक एसिड के हैं वो है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, सेक्सुअल एक्सेस और वायलेंट अक्यूट डिजीजेस। यहीं पर अगर हम मेंटल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो है केयर, होम सिकनेस, लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मॉरल इमोशन। अब इस चीज को अगर किसी भी मटीरिया मेडिका में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है और सबसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा हुआ है तो मैं चाहूंगा आप एक बार डॉक्टर NM चौधरी की मटीरिया मेडिका से फॉस्फोरिक एसिड पढ़िए। जब आप डॉक्टर NM चौधरी की मटीरिया मेडिका से फॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पर वो लिखते हैं, here we have a remedy that deserves mention by reason of its overwhelming importance in disease characterized by great listlessness, apathy and indifference। इसकी ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस है डिजीजेस में जहां पर ये 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट मिलती है, डॉक्टर NM चौधरी कहते हैं। अब दिस इज इन माय ओपिनियन द रेस्ट स्ट्रैंड ऑफ दिस ड्रग। डॉक्टर NM चौधरी कहते हैं कि उनकी ओपिनियन में ये वो सेंट्रल थीम है, ये वो एसेंस है फॉस्फोरिक एसिड को समझने के लिए। ऑन दिस इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इट हैज बीन नोन टू हैव हेल्प केसेस ऑफ क्रॉनिक डायरिया, स्पर्मेटोरिया, impotence, hysteria, ague, टाइफॉइड फीवर ऑफ द वर्स्ट टाइप। किसी भी तरीके की डिजीज हो, अगर ये बैक में मिल रहा है, ये एसेंस में मिल रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड विल वर्क।
और डॉक्टर एनएम चौधरी अगर कोई ऐसी चीज लिखते हैं ना, तो आप ये समझिए कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर एनएम चौधरी अपनी मटीरिया मेडिका में वही सिम्टम्स लिखते हैं जो उन्होंने अपनी क्लिनिक पे अपनाया हुआ है, अपनी क्लिनिक पे परखा हुआ है और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बार बार देखते हैं। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी डॉक्टर एनएम चौधरी की, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ डॉक्टर एससी एलन। उन्होंने डॉक्टर एलन से डायरेक्ट मटीरिया मेडिका पढ़ी है। और अगर एक और इंस्टेंस बताऊं उनकी लाइफ से, तो डॉक्टर एलन की जब डेथ हुई थी ना, तो जो उनकी लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी डॉक्टर एनएम चौधरी को वो गिफ्ट करके गए थे। इतना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मानते थे डॉक्टर एनएम चौधरी को डॉक्टर एलन। खैर, ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं वापस इनकी बात पे। दिस लिस्टलेसनेस ऑल्सो कैरेक्टराइजेस द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द सेंसोरियम, सैडनेस, ग्रीफ, incapacity for the thought and weakness of memory are prominent points about him. ये जो इनडिफरेंस है ना, ये इसकी मेंटालिटी पे, ये इसके स्वभाव में भी मिलेगा आपको। एक उदासी भरी हुई है, एक इनकैपेसिटी फॉर थॉट है, कुछ सोच नहीं पा रहा है करना क्या है, चीजें भूल जा रहा है, कुछ कहीं रखा, कुछ सामान है, कुछ काम करना था, सब दिमाग में इधर उधर हो गया है, कुछ याद नहीं रह रहा है। फॉरगेटफुलनेस इज ऑल्सो एन प्रोमिनेंट पॉइंट फॉर फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्यों है? क्योंकि उसके बेसिक कोर पे उसको मतलब ही नहीं है किसी भी चीज से। उसके बेसिक कोर पे उसको किसी भी काम के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस अपने अंदर से जुटा ही नहीं पा रहा है कि वो ये कोई काम के बारे में इतने इंपॉर्टेंटली सोच सके और कर सके और लिस्ट बना सके या कुछ भी कर सके उसके बारे में। अब ये तो मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जो इंपॉर्टेंट ट्रेट है, वो कहते हैं is seen in the constitution of the patient. It is generally suited to persons of weak health, persons whose constitution have been debilitated by loss of vital fluids. अब ये वो आपको बता रहे हैं कि उस तरीके की पर्सनालिटी जो कि अपनी हिस्ट्री में एक्सेसिव मास्टरबेशन की टेंडेंसी रखती है, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस या कॉइशन की एक टेंडेंसी चलती चली आ रही है, और अब ये स्टेट डेवलप हुई है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड सोचेंगे। अब यहां पर आ जाता है चाइना से कंपेयर करना। इसको हर जगह पे चाइना चाइना चाइना, सिंकोना लिखा है इसके साथ। सिंकोना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के लिए, पर सिंकोना के लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में और फॉस्फोरिक एसिड के लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में दो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। उसमें से पहला डिफरेंस है इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में। अगर आप सिंकोना पढ़ेंगे और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स को पढ़ेंगे, तो एक बेसिक सोमा पे, हमारी बॉडी के पूरी बॉडी पे वो हर जगह पे इफेक्ट रखता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद। पर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड पे आएंगे और अगर आप बोगर्स साइनोप्टिक कीनोट पढ़ेंगे और उसमें इसका स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, तो आप स्फीयर ऑफ एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले पाएंगे माइंड और नर्व्स। फॉस्फोरिक एसिड का लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स इज मोर प्रोमिनेंटली अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ द पेशेंट रादर देन उसका पूरे सोमा पे, उसके पूरी बॉडी पे, पूरे हर कहीं पे इफेक्ट करने के बजाय एक पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर वो बहुत इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस अपनी फार्माकोडायनेमिक्स में लिखते हैं कि डिजीज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस सिस्टम या डिजीज ऑफ नर्वस ओरिजिन, वहां पर वो डायबिटीज का एग्जांपल देते हैं कि अगर डायबिटीज पेशेंट को है और वो नर्वस ओरिजिन का डायबिटीज है, तो वहां पर फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में ये चीज मिल रही है हमें। यंग लाइव्स, अब देखिए कितने ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर एनएम चौधरी। यंग लाइव्स गिविंग फुल प्रॉमिस ऑफ ब्रिलियंट करियर्स और ऑफन wrecked on the sad shoals of such bad habits as masturbation and sexual excesses. Their nervous system, originally strong, gives way to the continual drain upon it, and we have broken down stoop-shouldered, slender, shy, almost maidenly coy youths to deal with. These are admirable subjects for asset force. इस तरीके की पर्सनालिटी, इस तरीके की हिस्ट्री लेके आने वाली पर्सनालिटी, वो एडमिरेबल सब्जेक्ट्स हैं आपके फॉस्फोरिक एसिड के। क्या? जो कि बैकग्राउंड में सेक्सुअल एक्सेस रखते हो, बैकग्राउंड में एक्सेसिव इंडल्जेंस इन मास्टरबेशन रखते हो, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुआ हो, उसके बाद जो कि पहले अगर उस चीज से, उस आदत से पहले आप डील करोगे,
तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक हैंडसम, टॉल लुकिंग, रैपिडली ग्रोइंग पर्सनैलिटी है। पर जहां ये टेंडेंसी आई, जहां ये आदत आई, तब से रैक हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो तब से उसकी डिटोरिएशन चालू हो गई। और होते 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 अब ये इतना ज्यादा हो चुका है कि अब इस स्टेज पे है वो, कि वो एक इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है, इनडिफरेंस काइंड ऑफ स्टेट में आ चुका है। अब उसको मतलब ही नहीं है, इतना वो झेल चुका है इस चीज से कि अब किसी भी चीज से उसको कोई भी मतलब नहीं। इसी में मैंने बोला था कि फॉस्फोरस पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। वो इसलिए रखता है, ये जो रैपिडली ग्रोइंग आप पढ़ते हो, ये जो हैंडसम टाइप की पर्सनालिटी आप पढ़ते हो, टॉल, फेयर, विद ब्यूटीफुल आईलैशेस, ये जो पर्सनालिटी है, ये सेम फॉस्फोरिक एसिड में भी आपको शुरुआत में मिलेगी, शुरुआती फेज में, आप जब हिस्ट्री में इंक्वायर करोगे तो। और यही एकदम सिमिलैरिटी रखती है फॉस्फोरस से भी। एक और जो इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड में, वो है ये सेक्सुअलिटी के बेसिस पे। इतना ज्यादा सेक्सुअल माइंडेड, इतना ज्यादा सेक्सुअल चीजों में इंडल्ज करने की कैपेसिटी रखता है फॉस्फोरस कि इससे बाहर नहीं आ पाता। आप एलन की नोट्स में एक लाइन पढ़ेंगे कि बार बार मल्टीपल इवेंट्स हुए मास्टरबेशन के, मल्टीपल इवेंट्स हुए फॉस्फोरिक एसिड के, सेक्सुअल एक्सेस के, पर फिर भी दिमाग वहीं जा रहा है, फिर भी वो वही चीज करने के लिए, इंडल्ज करने के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका एक इनर वीकनेस है, ये एक उसकी एक इनर टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो सफर करता है बाद में जाके। ये जो मैं आपको चार्ट से समझाने की यहाँ पर यही कोशिश कर रहा था, ये प्रोफाउंड सेक्सुअल एनर्जी अब है उसके अंदर। अब ये चलता चला आया, ये पॉजिटिव फैक्टर बना एक तरीके से, हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन भी मिली हमें। अब क्या हो रहा है? डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ चालू हो रही है। हिस्ट्री ये है, अभी इंडिफरेंस है, ठीक है ना, और ये बीच में डिटेरियोरेशन चालू हुई है धीमे 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 धीमे, और अब एंड स्टेज उसकी इंडिफरेंस वाली ज्यादा दिखने को मिलेगी आपको, रादर देन शुरुआती फेज में। शुरुआती फेज में वो फिजिकली, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको, कॉन्ट्रास्ट में फिजिकली फॉस्फोरस पेशेंट इनडिफरेंस मेंटली ज्यादा चल रहा होगा, फिजिकली वो अभी भी काम कर देगा, अभी भी आप उससे काम बोलोगे, कोई फिजिकल वर्क बोलोगे जिसमें ज्यादा कैपेबिलिटी ऑफ, मतलब आपकी मसल्स लग रही हो, बोन्स लग रही हो, तो वो इजिली करेगा, उसमें उसको इतनी थकान नहीं होगी। लेकिन जहां पर आप उससे कोई मेंटल टैक्सेशन की बात करेंगे ना, तो वहां वो ज्यादा प्रोन होता है, वहां वो ज्यादा बीमार होता है, रादर देन फिजिकल एस्पेक्ट। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं। अब याद रखिएगा, एक कारण क्या हुआ? सेक्सुअल एक्सेस, मास्टरबेशन। एंड प्रोडक्ट इज इनडिफरेंस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। आप एलन की नोट्स में भी जाएंगे तो एक ही बोल्ड लेटर सिम्टम है फॉस्फोरिक एसिड में, दैट इज लिस्टलेस, एपिथेटिक, और बाद में इटैलिक्स में लिखा है इस इनडिफरेंस के बारे में। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है केयर्स का। अब आप एक बात बताइए, केयर करना क्या बुरी बात होती है? हम नॉर्मल लाइफ में किसी के लिए केयर नहीं करते, या हम किसी की एक तरीके से अपने घर में, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं? और अगर कोई करता है तो क्या उससे कोई बीमार पड़ जाता है? तो यहाँ पर कैंट में सिंगल रेमेडी है ये इस रूब्रिक में, और आपको ये मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कोई भी रेमेडी कैंट रिपर्टरी में माइंड के सेक्शन में सिंगल रूब्रिक में मिल रही हो, तो आप समझने की कोशिश करिए वो यहाँ पर एक ही ऐसी रेमेडी क्यों है। कैंट में माइंड चैप्टर में आप जाएंगे, केयर्स फुल ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम, एक सिंगल रेमेडी आपको मिलेगी, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो अब आप में से मुझे कोई ये बताइए कि किसी की चिंता करने से, केयर करने से बीमार कैसे पड़ता है इंसान? कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा? कुछ भी, जो भी आपको लग रहा हो आप बोलिए, बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब वो पर्सन इतनी किसी की केयर करता है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और सर ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस इन वन थिंग, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट, बिल्कुल सही।
इसको समझाने के लिए मैं आपको एक किताब है मेरे पास जिसका नाम है द फर्स्ट सेल। ऑल्दो वो किताब बहुत ही अलग पर्पस की है, बट उसमें मैंने एक चीज पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉस्फोरिक एसिड के केयर वाली चीज को समझने के लिए। यहां पर ये किताब का नाम है द फर्स्ट सेल, जो कि कैंसर के ऊपर है और एक पाकिस्तानी ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनकी किताब है। इस किताब में वो एक चैप्टर में लिखती हैं कि मार्क ब्यूकेनन एक थे ऑथर, उनकी एक किताब थी यूबिक्यूटी करके। उसमें उन्होंने एक सैंड पाइल गेम टाइप का, जो फिजिसिस्ट ने एक सैंड पाइल थ्योरी है, आप पढ़ेंगे सैंड पाइल मॉडल बोलते हैं उसको, जिसमें ये पर बैक, चाओटांग और ये कर्ट विजनफील्ड ने ये थ्योरी दी थी। ये कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी का आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये फॉस्फोरिक एसिड का केयर वाला चीज समझ में आएगी। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, वो कहते हैं कि मान लीजिए आप एक ऊपर से एक, इधर आपने वजन रखा, इधर आपने सैंड की ग्रेन एक 1 ग्रेन बाय 1 ग्रेन गिराना स्टार्ट करा। एक एक करके आप ग्रेन गिराते जा रहे हैं। तो 1 ग्रेन से कुछ नहीं होगा, 2 से कुछ नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 100, 200, 300, 1000, कुछ नहीं होगा। डिपेंड करता है कितना वजन है, पहली बात। तो दूसरा, एक ग्रेन, एक पॉइंट ऐसा आएगा उस ग्रेन गिराने वाली प्रोसेस में कि एक सिंगल ग्रेन गिरेगा और ये वजन उठने लगेगा। तो आप एक बात बताइए, ये जो एक सिंगल ग्रेन पड़ा वो भी बाकी ग्रेन जितना ही था, तो क्या जो ये वजन उठा उसका कारण वो एक सिंगल ग्रेन है या वो सारी ग्रेन्स हैं जो नीचे है? ये एक सिंगल ग्रेन कभी भी अपने अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी नहीं रखती कि वो इतने भारी वजन को उठा दे। इट इज द कंपाउंड इफेक्ट of all these grain of sand which is lifting the weight on the right side. इससे हमें क्या समझना है कि किसी की केयर करना बुरी बात नहीं है, किसी की फिक्र करना बुरी बात नहीं है, पर इस पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, क्या आपकी बॉडी इतनी केपेबल है कि आप दूसरों की केयर कर पाए? क्या आपके अंदर वो मेंटल फिजिकल स्टेबिलिटी, वो मेंटल फिजिकल एबिलिटी है कि आप दूसरों की मदद कर पाए, रादर देन अपने सोचने से पहले आप दूसरों के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा पाए या दूसरों के ऊपर ज्यादा केयर कर पाए? क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये कैपेसिटी नहीं है और फिर भी ये ओवर टैक्सेशन चली पड़ी है क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारियां हैं लाइफ की, आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं, तो ये धीमे 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 जो रोजमर्रा की हमारी जिम्मेदारियां है ना, जो रोजमर्रा की, एक माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चों का ख्याल रखना, एक पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए चीजों को, अपनी लाइफ को सेटल करना, एक भाई की जिम्मेदारी अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करना, उसको समझाना, उसकी केयर करना, अगर मदर फादर नहीं है तो उसके लिए खाना बनाना। अब वो जो भाई है या वो जो माता पिता हैं जो ये चीज कर रहे हैं, क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो कर पाए? पहली बात तो फॉस्फोरिक एसिड जो पर्सनालिटी होगी वो ये कैपेबिलिटी ही नहीं पोजेस करती है, क्योंकि वो अंदर से थोड़ी वीक और डेबिलिटेटेड हो जाती है अपने बाकी कारणों की वजह से। और जब बाकी कारणों की वजह से वो वीक और डेबिलिटेटेड हो गई है तो वो अब दूसरों की केयर कर पाए उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है उसके अंदर। और ये एक धीमे 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 वाला प्रोसेस है। ये आपको एक मेजर इवेंट में नहीं दिखेगा लाइफ के कि ऐसी लड़ाई हुई उसके बाद से मैं बीमार पड़ गई, या ऐसा इवेंट हुआ इतना मैं परेशान हो गई हूँ केयर करते करते, इतना हाइपर वे में नहीं मिलेगा। ये एक सॉफ्ट टोन चलती चली आएगी पेशेंट की लाइफ में जिम्मेदारी की, और ये धीमे 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 उसको अफेक्ट करेगा। इसीलिए हम कॉजेशन में जो पढ़ते हैं ना, जब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मॉरल इमोशन, इसका यही सैंड पाइल वाली थ्योरी से मतलब समझिए कि ये धीमे 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 फॉस्फोरिक एसिड की लाइफ में ये ग्रेन इमोशन का चलता चला आ रहा है। और वो एक ग्रेन जब गिरता है जो बैलेंस बिगाड़ता है और डिजीज होती है, तो हमें लगता है कि वो देखो एक इवेंट, वो एक ग्रेन कारण है और हम उसके ऊपर दवाई देने निकल पड़ते हैं। नहीं, वहां पर उस एक ग्रेन से पहले आप ये ध्यान दीजिए, क्या ये चीज बहुत
समय से बहुत पहले से लगातार चलती चली आ रही है, और अगर लगातार चलती चली आ रही है तो वहां पर ये फास्फोरिक एसिड ज्यादा इंडिकेटेड होगी। इसी तरीके से आप इग्निशिया में पढ़ते हैं लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, उसका भी यही मतलब है कि अगर इसको मैं अपने गुरु डॉक्टर आशीष अख्तर सर की लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो वो कहते हैं कि ट्रैक्टर का काम जो होता है ना, वो किसी मारुति 800 से निकलवाओगे ना तो वो फास्फोरिक एसिड होती है। कैपेबिलिटी काम की कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ट्रैक्टर की होनी चाहिए, पर आप क्या हो, आप मारुति 800 हो, लेकिन आप काम कितना कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो। कब तक करोगे? धीमे 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 आपके अंदर वो डिटेरिएशन आना चालू हो जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सैंड पाइल, वो लास्ट ग्रेन गिरेगी और आप उस डिजीज प्रोसेस में एंटर करो। तो ये जो केयर है ना, जब भी एलिमेंट्स फ्रॉम केयर आप पढ़ते हो, तो ये केयर एक नॉर्मल वे में नहीं है, ये एक कंपाउंड इफेक्ट है जो यहां पर दिखा रहा है फास्फोरिक एसिड में। और इसी कंपाउंड इफेक्ट की वजह से अगर कोई लेडी, कोई इंसान आपके पास दिखाने आ रहा है और उसकी हिस्ट्री में हमें ये मिल रहा है, और अब कहां पर इफेक्ट हो रहा है, उसके नर्वस सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम की बीमारियां उसको ज्यादा हो रही हैं, उसके सेक्सुअल सिम्टम्स मिल रहे हैं, यूरोजेनाइटल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसी में जो मैंने सेक्सुअल स्फीयर ऑफ एक्शन बताया था, इसमें आपको आगे जाके इम्पोर्टेंस भी मिलेगा, आगे जाके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी मिलेगा, पर आप ये चीज ध्यान रखिए कि ये एंड स्टेज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर उस स्टेज में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इम्पोर्टेंस के स्टेज में भी आपके पास आ रहा है, तो आप तुरंत लाइकोपोडियम, आप ब्यूफोराना, एग्नेस कैस्टस, ये सब सोचने लगते हो। लेकिन वहां पर इस हिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश करो कि क्या बैकग्राउंड में ये ओवर टैक्सेशन है, क्या बैकग्राउंड में ये एलिमेंट्स लॉन्ग सक्सेशन मिल रहा है, क्या बैकग्राउंड में ये हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन मिल रही है, और मिल रही है तो फास्फोरिक एसिड के बारे में भी सोचिए वहां। और खासकर डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस कहते हैं कि फास्फोरिक एसिड इन पोटेंसी 18C वर्क्स लाइक वंडर। और मैंने अपने गुरु के अंदर कम से कम नहीं तो एन नंबर ऑफ केसेस देखे हैं फास्फोरिक एसिड से 18C से पर्टिकुलरली ठीक होते हुए। और अगर आप हनीमैन की बात करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो हनीमैन रिकमेंड करते थे इसकी 9th पोटेंसी का डाइल्यूशन। तो ये कुछ स्पेसिफिक पोटेंसीज होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और ज्यादातर ये आपको रिचर्ड ह्यूजेस की किताब में मिलेगा। उन्होंने वहां पर लो पोटेंसीज पे काफी अच्छा काम किया है। वो तो 3200 को दवाई ही नहीं मानते थे, वो तो 3, 6, 12 इसी में ज्यादा खेलते थे। तो वहां पर से आपको ये प्रीपोंडरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पोटेंसी भी देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में फास्फोरिक एसिड के बारे में हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि पहली बात तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रेड स्टैंड है ये इंडिफरेंस, ये लैक ऑफ एबिलिटी टू रिएक्ट टू एनीथिंग, अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल स्टेट, एक एपैथी की, एक लिस्टलेसनेस की स्टेट है। अब ये स्टेट है तो इसका कारण क्या है? या तो कारण इसका सेक्सुअल स्फीयर में एक्सेसिव इंडल्जेंस इन मास्टरबेशन, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्सुअल स्फीयर हो सकता है, या तो फिर एक कारण हो सकता है मॉरल इमोशंस का ओवर टैक्सेशन। मेंटल कैपेबिलिटी आपकी उतनी नहीं है पर आपसे उतना काम कराया जा रहा है, उसका ओवर टैक्सेशन, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट, और ये जो इधर मिला इसका ये कॉज एंड इफेक्ट का मैचिंग हुई, इसका एमल्गेमेशन हुआ, तो हमें फास्फोरिक एसिड की पर्सनालिटी मिलेगी। और वो शुरुआती फेज में कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, रैपिडली ग्रोइंग, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, दिखने में अच्छा। बाद में यही चीज बाद में कैसा मिलेगा? ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज, बहुत ही डल टाइप का फेस। और कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि आप फास्फोरिक एसिड के चेहरे को एंड स्टेज में देख के बता सकते हो ये कितना तड़पाया और सताया हुआ है, उसके चेहरे पे दिखने लगता है ये ओवर टैक्सेशन। तो ये समझो कि कौन सी स्टेज में आपके पास पेशेंट आ रहा है, और जिस स्टेज में आ रहा है उसके हिसाब से उसकी पास्ट में जाके चीजों को खंगालो, चीजों को निकालो, चीजों को समझो और फिर प्रिस्क्राइब करो।
तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे इसकी सोमा पे कि ये तो हुआ, अब इसकी वजह से सोमैटिक प्लेन पे कहाँ इफेक्ट्स आ रहे हैं या और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर फॉस्फोरिक एसिड बहुत प्रोमिनेंटली हमें मिलती है और हमें प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बाद में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे भी, तो मैं हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।